नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और हमारा ये शो बेहद खास है क्योंकि यहाँ आज होगा देश के बड़े पत्रकारों के साथ सियासत के दिग्गज का आमना सामना। देश धधकते मुद्दों पर नेताओं से क्या घेराबंदी होगी वो सामने आएगा। देश के बड़े पत्रकारों के सीधे सवाल होंगे और उनका सीधा जवाब मिलेगा। साथ हमारे मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन साहब और उनको सामना करना है देश के दो बड़े पत्रकारों के सीधे सवालों का। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन सर और अकुश श्रीवास्तव जी। तो हमारे साथ ये दो हमारे सीनियर पत्रकार मौजूद हैं और शाहनवाज हुसैन साहब तो हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं के साथ होगा शाहनवाज हुसैन साहब का एनकाउंटर। तो शुरू कर लेते हैं शाहनवाज हुसैन से तमाम मुद्दों पर बात करना। इससे पहले कि मेरे वरिष्ठ जो सीनियर पत्रकार हैं वो सवाल पूछे, मैं एक सवाल से शुरुआत कर देता हूं। शाहनवाज साहब, देश की सरकार, देश कैसा चल रहा है? देखिए, देश बहुत बढ़िया चल रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के जो हालात हैं आर्थिक लेवल पर, उसको देखते हुए भी भारत की इकोनॉमी अपने आप में मजबूती से काम कर रही है और एक नए इरादे, नए अज़्म के साथ इस सरकार ने पहला बजट भी अपना तैयार किया है जो बजट पेश होना है। देश के अंदर जितने ज्वलंत सवाल थे उन सब सवालों के जवाब इस सरकार ने दिए। देश के अंदर जितने ज्वलंत मुद्दे थे उन सब मुद्दों को हल करने का काम हमने किया है। लेकिन ये सही है कि जो हमारे विरोधी हैं, जो चुनाव में 2019 में सारे दुष्प्रचार के बावजूद पराजित हो गए, उनको लगता है कि अब अफवाहों के दम पर वो इस सरकार को घेर सकेंगे, लेकिन हमने वो गलतफहमी भी उनकी दूर कर दी। अकुश सर, केवल अफवाहें हैं जिनके दम पर घेरा जा रहा है? देखिए शाहनवाज भाई, मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार से। वहां कहीं पे भी ये नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन कि वो बैकफुट पर है। जिस सरकार ने आते ही सत्ता में बहुत बड़े बड़े काम किए, 370, 35A, तलाक का 3 तलाक का मामला और न जाने कितने बड़े बड़े काम हुए, चाहे वो आपके द्वारा हुए चाहे किसी और माध्यम से हुए, वो हुए। लेकिन दिल्ली आते आते ये ऐसा क्षरण नजर आ रहा है जहां पर लग नहीं रहा है कि भाजपा ऑफेंसिव होकर के खेल रही है। अब उसको केजरीवाल से बचना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है और क्यों हालात ऐसे हुए? नहीं, देखिए, राज्यों के चुनाव अलग मुद्दे पे हुए। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हारे थे और लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन जगह हमने नतीजे को पलटकर दिखाया, क्योंकि लोकसभा में विश्वास था नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और उनके काम पर। लोगों ने वोट दिया, हम जीते। जब महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड का चुनाव, तो महाराष्ट्र में हम चुनाव हारे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने शिवसेना से गठबंधन किया, शिवसेना के गठबंधन के साथ हमने बहुमत प्राप्त किया। लेकिन शिवसेना के मन में एक इच्छा जग गई मुख्यमंत्री पद की, तो जो 4 नंबर की पार्टी थी उसने 3 नंबर की पार्टी से मिलकर 2 नंबर के पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया और 1 नंबर की पार्टी विपक्ष में बैठी। हरियाणा में जरूर हमारी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन हमने गठबंधन की सरकार बना ली। हाँ, झारखंड में हम मानते हैं कि वहां झारखंड और केरल और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जहां बदलाव के लिए वोट होता है। तो झारखंड में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया और वहां पर हम झारखंड में जरूर पराजित हुए। लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। ये सही है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन 5 महीने में प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया। अभी हम उम्मीदवार तय करेंगे। कल हमारी बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें दिल्ली के उम्मीदवार के बारे में चर्चा करके हम उम्मीदवार देने वाले हैं और दिल्ली में जरूर इस बार हम विजय पताका फहराएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, एक सवाल है, दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल ने आते ही बिजली पानी का मामला हल किया या उसको राहत दी, उसके बाद
हम कहते कुछ नहीं भी किया, लेकिन वही इतना बड़ा मामला था कि आपने उसके बाद कच्ची कॉलोनियों का बहुत बड़ा मामला हल करने की कोशिश की। वो उस पर हावी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता उसको बहुत आगे बढ़कर के खेल नहीं पा रहे हैं उसको? नहीं, देखिए, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं ने एक बड़ा काम किया। जो नाइंसाफी हुई थी उसको इंसाफ में बदलने का काम किया। हमने दिल्ली के 40 लाख लोगों को न्याय देने का काम किया। और अक्कू जी, मैं 86 में 85 में ही दिल्ली आ गया था और 86 से भारतीय जनता पार्टी के साथ, युवा मोर्चा के साथ काम करते हुए दिल्ली में को अच्छी तरह से जानता हूं, यहाँ रहा हूं। और मैं दिल्ली के पूरे दिल्ली को अच्छी तरह जानता हूं, जैसे अपने राज्य बिहार को जानता हूं। दिल्ली के लोगों का मिजाज चुनाव ऐलान होने के बाद शुरू होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी से वोट करते हैं। हमने अभी कॉरपोरेशन का चुनाव जीता, हमने लोकसभा का चुनाव जीता, और लोकसभा और कॉरपोरेशन में दोनों जगह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत से हमसे लड़ी, लेकिन हम जीते। तो तीनों कॉरपोरेशन भी जीते, लोकसभा भी 7 की 7 सीट जीते, और दिल्ली का चुनाव भी इस बार हम लोग जीतेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं दिखता है। ये सही है कि जहां भी जाइए, एक आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रचार कर रखा है कि दिल्ली में वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आप चले जाइए संगम बिहार की गलियों में, बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। मैं वहां पर गाड़ी से गया तो लग रहा था गाड़ी में पानी घुस जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा है। तो दिल्ली में इन्होंने दिखावे का कॉस्मेटिक काम दिखता है इनका। हमने इतनी लाइट लगा दी, इतना ये कर दिया, हमने बिजली के बिल कम कर दिए, लेकिन जब चुनाव होगा तो हम दिल्ली में विजय पताका फहराएंगे और जीतेंगे। शाहनवाज जी, इतना मैसिव मैंडेट मिला आपको लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, वहां लोकसभा सब जगह से जो प्रस्ताव पास हो गया, कायदे से कानून बन गया, अब लागू होने का है, उसको लेके सरकार को क्यों पसीना बहाना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और सारे लोग, पार्टी की यूनिटें हर जगह लगी हुई हैं कि सीएए को डिफेंड करना है, एनसीआर नहीं आ रहा है, ये सफाई देनी है। और इसके बावजूद लगभग महीना हो गया, दिल्ली समेत सब जगह न प्रदर्शनों का सिलसिला रुक रहा है, न सोसाइटी के एक बड़े वर्ग का, एक बड़े जमात की जो शंकाएं हैं वो खत्म हो रही हैं। तो ये क्या बताता है कि मैंडेट और लोगों की आशा निराशा के बीच कोई रिश्ता है, नहीं है? और अगर पार्टी या सरकार वो नहीं पाट पा रही है तो ये किसकी कमजोरी है? आप अभी भी दिल्ली के लिए बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ कर लिया, जब एनसीआर और सीएए का मामला आता है तो विपक्षियों ने कर दिया। तो फिर सरकार क्या कर रही है? मैंडेट लेके लोकसभा, राज्यसभा सब जगह से कानून पास करा के अगर वो लागू नहीं करा पा रही है तो इसमें विपक्ष की क्या गलती है? विपक्ष और आप कहाँ चूक रहे हैं, ये कहीं आप मूल्यांकन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखिए, आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, आप राजीव जी के साथ, आप दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बचपन से मैं आपको पढ़ता रहा हूं, अरविंद जी को भी और अक्कू जी को भी। तो मैं मानता हूं कि आज बहुत गंभीर चर्चा है और इसका जवाब भी मैं बहुत गंभीरता से देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब फिर से चुनी गई, उसके पहले पिछले 5 सालों में देश में अवार्ड वापसी गैंग शुरू हो गया। अवार्ड वापस करेंगे, फिर लिंचिंग के नाम पर कहा गया कि लिंचिस्तान बना दिया गया है, देश को बहुत बदनाम किया गया। और चुनाव आते आते अफवाहों के दम पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने लगी, चाहे वो नोटबंदी के नाम पर या जीएसटी के नाम पर और फिर राफेल के नाम पर। पूरे इस राफेल के मुद्दे पर उन्होंने झूठ बोला और जनता के बीच में उस मुद्दे को लेके जहाज बना के पार्लियामेंट में भी चलाते थे कागज का, और वो कागज का जहाज बना के जनता के बीच में भी जाते थे। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हम लेकर आए, हमारी नीयत साफ है। महात्मा गांधी ने कहा था देश के बंटवारे के बाद, धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ था। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां के माइनॉरिटीज के लोगों को कोई हक नहीं मिला। उनको जो जुल्म ज्यादती हुई वो यहाँ आ गए, और जब यहाँ आ गए तो उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। ये मौलाना आजाद का ख्वाब था, ये जवाहरलाल नेहरू जी का ख्वाब था, ये महात्मा गांधी जी का ख्वाब था। हमने क्या गलत किया?
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी यहाँ देने नागरिकता लेने वाला नहीं है बल्कि देने वाला है। जहां तक आपका सवाल है कि हमने विश्वास में लिया, हमें तो इस पर उम्मीद ही नहीं थी, मैं स्वीकार करता हूं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमारी नीयत सही थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका विरोध होगा, लेकिन हमारे विरोधियों ने खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को डराने का काम किया। कहा कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा और आपको इस मुल्क से बाहर किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, आप पर एनआरसी लगाया जाएगा। यहां तक कि एनपीआर जब आया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ये भी कहा गया कि एनपीआर भी आपके खिलाफ जा रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि अब तो ये माहौल धीरे धीरे ठीक हुआ है। अब चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान की मिट्टी मैदान से कहा, मैं उसको कोट करता हूं, जो इस देश की मिट्टी का मुसलमान है, जिसके पुरखे भारत के हैं, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया न्यूज के इस प्रोग्राम में बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जी हैं, बता दें कि कोई एक ऐसी धारा है जिससे कोई मुसलमान को डरने की जरूरत है या किसी भारतीय को डरने की जरूरत है क्या? लेकिन सवाल यह है कि जब शाहीन बाग में दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छोटे छोटे बच्चे बैठाए जाते हैं और उनसे जब बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। ये वो घर करा दिया गया उनमें कि हाँ उनको निकाल दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि आप क्या इसमें अति विश्वासी नहीं हो गए कि जब आपने 370A को खत्म 370A को खत्म किया तो पता लगा था आप खत्म सब चीजें, 370 को खत्म किया तो लगा सब सामान्य चीजें हो गई, 35A खत्म किया तो बहुत सारी स्थितियां ठीक रही। आप जब सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, आपने सोचा कि ये भी ऐसे इसको भी निकाल लिया जाएगा, तो क्या ये समझा नहीं गया? जबकि इसमें कोई ऐसी विवाद की चीज नहीं थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को लेकर के बैठ करके बातचीत की जाती और वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाता, मेरा ही मानना है। तो क्या अब ऐसी कोई प्रक्रिया? अभी भी आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं हमारे पास आइए तुम बता देंगे। आप खुद क्यों नहीं बड़े लेवल पे जा रहे हैं लोगों के पास में उनसे बात करने के लिए, या ये सर्वदलीय बैठक के नाम पे क्यों नहीं कुछ करते जिससे ये डिफ्यूज हो जाए मामला? देखिए, जब भी हम लोग सवाल करते हैं कहीं पर तो कहा जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हमें इतराज नहीं है, लेकिन आप इसको एनआरसी से जब जोड़ देते हैं और जब एनआरसी का डर दिखाते हैं तब इस पर सवाल खड़ा किया जाता है। आपने जहां तक शाहीन बाग का सवाल कहा, शाहीन बाग में जो हमारा ये प्रोग्राम आज आप इनकाउंटर कहें या इस कार्यक्रम का जो भी नाम दें आप दो वरिष्ठ पत्रकार के साथ, तो आप उन सब आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं जो आवाज शाहीन बाग में बुलंद हो रही है। मैं उनको आपके जरिए कहता हूं कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जहां तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो उससे किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जहां तक सर्वदलीय बैठक का सवाल है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक भी सांसद ऐसा नहीं, जो बड़े बड़े वकील हैं, चिदम्बरम साहब, सिब्बल साहब, सबके सवालों के जवाब दिए, किसी के सवाल को एवॉइड नहीं किया और उन्होंने एक एक बात समझाई कि ये किसी की नागरिकता इससे जाने वाली नहीं। लेकिन अब एनआरसी लगी नहीं, लेकिन लोग नासमझ हैं क्या? इतने नासमझ लोग हैं कि आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, एक तो ये मान लीजिए कि वो सब नासमझ हैं और दूसरा ये मान लीजिए कि आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई है और संघ और बीजेपी सरकार इतने दिन से मुसलमानों के बारे में जो चीजें कर रहे थे या कर रहे थे, ये उसका एक मिला जुला असर अब दिखाई दे रहा है, जो ऐसे मसले पे ऐसे फुंसी पे भड़क गया है, जो आगे अभी और क्या आना है, जो लगातार आपके गृह मंत्री भी बोलते रहे, प्रधानमंत्री ने भी ये बातें कही, ये सब क्या उस डर का ही है जो अब तक पुराना चला आ रहा है। ये सिर्फ एक मसला नहीं है। तो क्या पार्टी और सरकार इस चीज को इस तरह से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ टीवी से अपील करना या सभाओं से अपील करना, इतने ही से मसला सुलझा लेने की कोशिश? मुझे नहीं लगता कि टीवी के अपील के जरिए या जाके कहीं पैरेलल एक आप दूसरी सभा कर दी। इमरजेंसी में हमने देखा है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस ने और उनके पीछे पीछे सीपीआई ने, आप जो कह रहे थे टुकड़ा टुकड़ा गैंग और इंटेलेक्चुअल वापसी, इंदिरा गांधी के तो सब पक्ष में थे। इंदिरा गांधी के लिए तो कोई खिलाफ भी नहीं गया। आपके तो खिलाफ जाने वाले वो तो इंडिकेटर होने चाहिए थे कायदे से आपको, कि आप समझिए कि आपके खिलाफ कोई नाराजगी बन रही। इंदिरा गांधी को तो लगभग सारे लेखकों का सपोर्ट था, बल्कि ये जो जितने जनवादी और ये हैं, इन्होंने तो दस्तखत अभियान चलाया। इसके बावजूद आप देखें कि उस समय
ये नोटिस नहीं लिया गया और ये नोटिस मुझे लग रहा है कि आपकी सरकार भी नहीं ले रही कि लोगों में जो नाराजगी है, खासतौर से सोसाइटी के नौजवानों में, किसानों में, मुसलमानों में, उस नाराजगी को आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चलाए जा रहे हैं और उसके जरिए आप चुनाव कहीं न कहीं टारगेट कर रहे हैं। अगला विधानसभा चुनाव, उसके बाद का चुनाव, तो लगातार चुनाव मोड में ही है। ये उसका एक रिजल्ट है। क्या इस लाइन पे भी पार्टी में कोई सोच चल रही है? देखिए, जहां तक हुआ कि हमने लोगों को कांटेक्ट नहीं किया, ये सही नहीं है। हमने पार्टी के तौर पे तय किया कि हम 2 करोड़ परिवारों में जाएंगे और हम सब में जा रहे हैं। हमने कोई हिंदू और मुसलमान को बांट के नहीं देखा। हमारे सब नेता हर डिस्ट्रिक्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हमने बातचीत की, हमने भी उसके लिए रैली निकाली, हमने भी लोगों को पूरी तरह समझाने का काम किया कि ये नागरिकता देने वाला किसी की लेने वाला नहीं है। नागरिकता को हमने इसको कहने का काम किया। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो युवाओं के नेता हैं, युवाओं के दिल की धड़कन है, आज के देश के युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता है। तो नरेंद्र मोदी जी की बात को युवा समझते हैं। उन्होंने जब कहा तब से अब तक काफी अंतर आया है। हमने अपनी बात को समाज के बीच में कहने का 15 दिन हो गया। नहीं, आज आसाम में भी तो कहा, अब आसाम में भी कहा, उनको अपील करनी पड़ रही है। फिर हम लोगों ने नहीं हो रहा है। हम लोगों ने सबको कहा। हमने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने इसको चर्चा नहीं की है। हम लोगों के बीच में नहीं गए हैं, उनके आंसू भी पोंछने का काम हमने किया। आप ये बताइए कि अब दिल्ली वालों के आंसू आप पोंछने के लिए, या अगर आपके हिसाब से दिल्ली वालों के आंसू पोंछने का वक्त आ गया है, आप साफ क्यों नहीं कर रहे हैं स्थितियां? कौन नेतृत्व करेगा, कैसे होगा? अभी 7 नेता दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही नाम हो, अच्छा, हाँ, दिल्ली की बात अब आ गई मेरी बात, क्योंकि दिल्ली का ही चुनाव होने वाला है। तो दिल्ली में क्यों नहीं स्थितियां साफ कर रही है भाजपा कि कौन नेता होगा, और वो ऐसी स्थिति में कहीं बिखर और नेता ना जाएं, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कई जगह हम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हैं और कई जगह हम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किए बिना चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, हमारे पास एक से एक नेता है और वो दिल्ली में मिलकर एकजुट होकर लड़ रहे हैं और दिल्ली सरप्राइज देगा। दिल्ली के लोग, दिल्ली इस बार जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसका मतलब आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में किसी नेता के नाम का चुनाव को आगे करके नहीं चुनाव लड़ा जा रहा। देखिए, अभी तक तो ये निर्णय करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, लेकिन अभी क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दिल्ली के चुनाव की पूरी तैयारी, उम्मीदवारों की तैयारी हो रही है। मैं खुद भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, उस निर्णय में बैठने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की फिजा है, जो हमारा फीडबैक है कि दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे और वो हमारे साथ जाए। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े मसले हैं उसको इतनी तैयारी से बीजेपी सरकार ने सुलझाए या सुलझाने की कोशिश की, जिसमें 370 जैसा जेएनयू जैसा मसला क्यों हफ्ते भर से लटका हुआ है और 4 आदमी आप पकड़ नहीं पाए कि किस, जहां पुलिस बैठी हुई है, जहां दुनिया के कैमरे लगे हुए हैं, जहां वीसी रोज बयान दे रहा है, तो सब ऐसा लग रहा है कि सब पक्षधर हो गए हैं और उसमें कौन गुनाहगार है और क्या है, इसमें सरकार की कोई रुचि नहीं लग रही है कि किसी को दंडित भी किया जाए और किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। खुलेआम इस किस्म से गुंडागर्दी हुई है, हॉस्टलों में घुस के, यही गुंडागर्दी जामिया में हुई, लाइब्रेरी में घुस के। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं? या तो इन छोटी चीजों को सरकार का आशीर्वाद है कि ये होने दिया जाए क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स को सूट करता है, या सरकार बड़े ही काम कर सकती है, छोटे काम नहीं कर सकती। देखिए, ये सरकार सब काम कर सकती है, जिम्मेदारी हमारी है, बड़ा छोटा कोई काम नहीं है। मैं तो मानता हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और शिक्षा के केंद्र में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ वामपंथी संगठन हैं जो शुरू से वामपंथी ऐसे सिकुड़ गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप भी वहां पढ़ते हुए एबीवीपी का काम करते रहे हैं, ये मत कहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ वामपंथी संगठन वहां पर जाकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे वहां पढ़ाई न हो बल्कि आंदोलन ही हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो फीस का विषय था, वो विषय चल रहा था, लेकिन जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराने गए तो वामपंथी संगठन ने सर्वर तोड़ दिया, मारपीट किया। नहीं तो 3 दिन तक वो पिटते रहे। नहीं, वो 3 दिन समझ में नहीं आता। वो उसके बाद पुलिस वहां थी, सिक्योरिटी लोकल थी,
मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उसके बाद उस बहाने गुंडा घुस सकते हैं क्या? उसमें कुछ बाहरी तत्व भी आए, वो जांच का विषय है, उसकी जांच हो रही है। और अब आखिरी सवाल, थोड़ा सा समय की कमी है, अक्कू जी आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। मैं फिर इस पर चिंता करते हुए, देश की तरफ से चिंता करते हुए ये जानना चाहता हूँ, आखिर ये जो इधर पिछले 1 महीने से चल रहा है सीए को लेकर के, सरकार क्या कोई सचमुच बड़ा कदम उठाना जा रही है जिसमें लोगों की रायशुमारी हो, रायशुमारी इन द सेंस बातचीत हो उनसे बड़े लेवल पे, और उसको खत्म किया जा सके और लोगों को स्पष्ट किया जा सकते, एक कंफ्यूजन दूर किया जा सके, चाहे उसके लिए सिर्फ मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम नेतृत्व को लिया जाए। इस तरीके से कोई रास्ता निकालने की बात की जा रही है क्या? देखिए अक्कू जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 1986 से हूँ। मैं मौसम में बीजेपी में आने वाला नेता नहीं हूँ। मैं यहीं पर पल बढ़कर यहाँ पहुंचा। आप तो पहली बार ही और बने हैं वहाँ पर। मैं जहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी किशनगंज, वहां से भी जीता हूँ। और जहाँ 85% हिंदू आबादी है, जहाँ कांग्रेस के दौरे इख्तदार में सबसे बड़ा दंगा हुआ, वहां भी 2 बार भागलपुर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। मैं अपनी पार्टी को अच्छे से समझता हूँ। मेरी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से कहती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, और एनआरसी पर कोई चर्चा पार्टी फोरम पर या सरकार में या कहीं पर नहीं हुई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जो लोग डरा रहे हैं वो एनआरसी का और डिटेंशन सेंटर का डर दिखा रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज के जरिए दोनों वरिष्ठ पत्रकार के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारत का एक भी मुसलमान जो इस मिट्टी का मुसलमान है, उसको दुनिया की कोई ताकत भारत से बाहर नहीं कर सकती। ये बीजेपी का बयान है, न कि उसके तर्जुमान का बयान है। मैं पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहता हूं, अफवाहों के शिकार मत होइए। ये आपका मुल्क है और आपको मुल्क से कोई बाहर नहीं कर सकता। जी हाँ, ये आपका मुल्क है और आपको मुल्क से कोई बाहर नहीं कर सकता। शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के दिग्गज नेता, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, अक्कू जी जुड़े, हमारे साथ अरविंद मोहन जी जुड़े और तमाम सवाल पूछे, तमाम एनकाउंटर के जैसे हालात पैदा किए। लेकिन शाहनवाज जी ने तमाम बातें कही। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ देना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि बड़ी पॉलिटिकल हालात को समझने के लिए छोटी चीजों पर गौर करना होता है। पिछले कुछ दिनों में जो चुनाव में हालात थे, वहां बीजेपी को तीर कमान से बहुत दिक्कत हुई, महाराष्ट्र में भी तीर कमान से दिक्कत हुई और झारखंड में भी, और अब आगे आने वाला चुनाव बिहार का है, वहां भी तीर कमान से दिक्कत है। तो तमाम मुद्दे हैं जहां कमान नहीं है, तीर हमारे साथ है। तो ये तीर कहां लगेगा, लेकिन खुलकर अपनी बातें रखी, सीए पर, एनआरसी पर, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ शामिल होकर। शाहनवाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अक्कू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।